वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करी थी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के जैवीय अणु जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन एवं विभिन्न प्रकार की एंजाइम्स की स्ट्रक्चर एवं फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। तो मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वो था जनरल इंट्रोडक्शन कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती क्या है। फिर मैंने शुरू किया था उसमें डीएनए। तो मैंने बताया था कि जो डीएनए होते हैं वो क्रोमोसोम के घटक होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर क्रोमेटिन या गुणसूत्र की संरचना का निर्माण करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो मैंने एक साइंटिस्ट बताया था आपको, फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर ने WBC की सेल्स से या WBC सेल्स से एक विशेष प्रकार के या विशिष्ट संरचना की खोज की थी, जिसे क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लिन। जनरल या मैं बोलूँ कि एक साइंटिस्ट थे वो जो जर्मन के केमिस्ट थे, मीन्स रसायन विज्ञ। तो जर्मन के एक रसायन विज्ञ जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने WBC सेल्स से एक विशिष्ट प्रकार की संरचना की खोज की जिसे नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, इसे हिंदी में लिखते हैं न्यूक्लिन। अब जो न्यूक्लिन है उसे अदर साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। और इसे न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, रिचर्ड अल्टमान ने। तो रिचर्ड अल्टमान ने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। ठीक है, देखो फ्रेडरिक मिशर ने WBC की सेल से एक विशिष्ट पदार्थ की खोज की जिसे नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया और वो साइंटिस्ट कौन थे, रिचर्ड अल्टमान। ठीक है, फिर जैसे जैसे डीएनए की संरचना का या आनुवांशिकी पदार्थ का संरचनात्मक अध्ययन हुआ, या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि जैसे जैसे उनका विश्लेषण हुआ कि आनुवांशिकी पदार्थ क्या होते हैं, तो एक बात सामने आई कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन एवं फ्रेडरिक मिशर के न्यूक्लिन से निर्मित संरचना होती है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो रासायनिक विश्लेषण हुआ आनुवांशिकी पदार्थ का, तो उन्होंने बताया कि फ्रेडरिक मिशर के न्यूक्लिन, ठीक है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने। तो फ्रेडरिक मिशर के न्यूक्लिन और प्रोटीन से निर्मित संरचना को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। फिर हर्शे एवं चेज ने बताया कि जीन डीएनए के बने हुए होते हैं। फिर एक स्टेटमेंट ग्रिफिथ ने दिया कि डीएनए से आनुवांशिकी पदार्थ का निर्माण होता है, या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डीएनए ही आनुवांशिकी पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। तो फिर मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि चेज और हर्शे दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, हर्शे एवं चेज ने
हिंदी में हर्शे व चेज। तो बाद में जो साइंटिस्ट आए हर्शे एवं चेज, उन्होंने बताया था कि जीन डीएनए के बने हुए होते हैं। तो उन्होंने अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए क्या किया, इन्होंने टीटूफैग, ये एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या संक्रमित करता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज लिया, टीटूफैग का ई कोलाई में संक्रमण करवाया। तो टीटूफैग का ई कोलाई में संक्रमण करवाया और अवलोकन किया कि ये जो टीटूफैग होता है वो ई कोलाई को पहले तो क्या करता है, संक्रमित, ठीक है, फिर उसे मार देता है, ठीक है। तो फिर टीटूफैग की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रोटीन युक्त आवरण, ठीक है। तो ये प्रोटीन युक्त आवरण होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, ये है टेल फाइबर्स जो मैंने पहले वाली क्लास में आपको बता दिया। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और जब ये टीटूफैग ई कोलाई को संक्रमित करता है तो उसकी सतह पे किसकी सहायता से चिपकता है, इन टेल फाइबर्स की हेल्प से चिपकता है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं मैं पहले वाली क्लास में आपको बता चुकी। तो सिंपल अंडरस्टैंड करना कि टीटूफैग का ई कोलाई पे संक्रमण करवाया और देखा कि जो टीटूफैग होता है वो ई कोलाई को संक्रमित कर देता है और उसे मार देता है। तो ये संक्रमण कुछ इस टाइप से होता है। मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये इसका बैक्टीरियल डीएनए है, मीन्स सेल का खुद का डीएनए, और ये है ई कोलाई पूरी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसका संक्रमण करवाया। तो ये इन टेल फाइबर्स की हेल्प से इसके आधार से चिपक जाता है, ठीक है। और चिपकने के बाद में ये क्या करता है कि ये अपना प्रोटीन युक्त आवरण तो बाहर ही छोड़ देता है और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है इसको इस सेल के अंदर छोड़ देता है। तो ये संक्रमण कैसे करेगा कि सबसे पहले ये ई कोलाई की सतह पे आके चिपक जाएगा। चिपकने के बाद में ये अपने टेल फाइबर्स की हेल्प से उस सेल को पकड़ लेता है और अपनी जो आनुवांशिकी पदार्थ होता है इसमें डीएनए को इस सेल में इंजेक्ट कर देता है और ये प्रोटीन युक्त आवरण बाहर ही रह जाता है और इस तरह ये इसमें संक्रमण करता है। तो संक्रमण के बाद में क्या होता है कि ये अपनी संख्या में गुणन करते हैं, मीन्स ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, है ना। और बढ़ोतरी करने के साथ साथ अपने जो पार्टिकल्स होते हैं या अपने जो अंग होते हैं इनका भी संश्लेषण करते हैं और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी नंबर ज़्यादा हो जाएगी या ये डीएनए और प्रोटीन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ये सेल फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। और जब ये सेल फट जाएगी तो ये फेग पार्टिकल्स जो नए बने थे वो बाहर निकल जाते हैं और किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करते हैं। तो इनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था।
हिंदी इंग्लिश का इश्यू होता है जिन्हें, तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ हर्षे एवं चेज प्रयोग। तो हर्षे एवं चेज जिन्होंने बताया था कि जीन डीएनए के बने हुए होते हैं, इन्होंने क्या किया, जो टी2 फैग होता है, इस टी2 फैग को अलग अलग रेडियो एक्टिव माध्यमों में संवर्धित किया। मीन्स क्या किया इसने, तो हर्षे एवं चेज ने टी2 फैग या टी2 फेज को अलग अलग रेडियो एक्टिव माध्यम में संवर्धित करवाया। तो अलग अलग रेडियो एक्टिव माध्यम कौन कौन से थे, एक तो सल्फर युक्त था, एक फॉस्फोरस युक्त था। तो मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। ये जो माध्यम था या ये जो संवर्धन माध्यम था वो P32 या फॉस्फोरस 32 युक्त माध्यम था। 32 मीन्स ये रेडियो समस्थानिक है या रेडियो एक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो उसने 2 रेडियो एक्टिव्स मीडियम्स पे इन T2 फैग को ग्रो करवाया। तो फर्स्ट था P32 और सेकंड था S35 माध्यम, ठीक है। इसको ग्रो करवाने के बाद में जो T2 फैग प्राप्त हुए वो इस तरह के थे। ये जो फॉस्फोरस होता है वो किसका घटक होता है, डीएनए का। और जो सल्फर होता है वो किसका घटक होता है, प्रोटीन का। तो अगर आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तब आपको पता चलेगा कि फॉस्फोरस तो डीएनए का घटक होता है और सल्फर होता है प्रोटीन का घटक। तो इसने जो 2 रेडियो एक्टिव माध्यम लिए या 2 रेडियो एक्टिव संवर्धन माध्यम लिए, उसमें T2 फैग को उसने ग्रो करवाया या संवर्धित करवाया। तो जो P32 युक्त माध्यम था उसमें बैक्टीरियोफेग जो प्राप्त हुआ वो कैसा था, P32 युक्त प्रोटीन, मीन्स इसके बाहर का डीएनए और नॉर्मल प्रोटीन। तो मैंने जो फैग की स्ट्रक्चर आपको बताई थी उसमें बताया था कि जो प्रोटीन युक्त आवरण होता है वो कैप्सूल का निर्माण करता है, उसके अंदर डीएनए सुरक्षित रहता है। तो जो P32 युक्त माध्यम था उससे जो फैग प्राप्त हुआ उसका जो आवरण होता है वो तो नॉर्मल प्रोटीन का बना हुआ होता है और उसके अंदर जो डीएनए होता है वो P32 युक्त डीएनए होता है। इसको मैं अलग कलर से बताऊं तो ये जो कोटिंग होती है
वो तो होती है नॉर्मल प्रोटीन की, और इसमें जो डीएनए होता है वो इसमें ग्रो करवाने के कारण P32 युक्त डीएनए प्राप्त होता है। फिर जो नेक्स्ट रेडियो एक्टिव था, सल्फर युक्त रेडियो एक्टिव था, उसके अंदर जो प्रोजेनी प्राप्त हुई या जो T2 फेग प्राप्त हुआ वो इस टाइप का था। इसमें था S35 युक्त प्रोटीन और नॉर्मल डीएनए। ठीक है, तो हर्शे एवं चेज ने T2 फेग को संक्रमण करवाने से पहले दो अलग अलग रेडियो एक्टिव युक्त संवर्धन माध्यम पर इन T2 फेग को संवर्धित करवाया। संवर्धित करवाने के बाद में इसने देखा कि P32 युक्त माध्यम में P32 युक्त डीएनए वाला फेग प्राप्त होता है और S35 युक्त माध्यम में S35 युक्त प्रोटीन वाला फेग प्राप्त होता है। अब इन दोनों फेग का इसने ई कोलाई पे संक्रमण करवाया। ई कोलाई जो एक बैक्टीरिया है, इस पे इसने संक्रमण करवाया। तो ये जो फेग होता है वो P32 युक्त डीएनए युक्त होता है और ये जो फेग होता है वो नॉर्मल डीएनए युक्त फेग होता है। जब इन दोनों का संक्रमण करवाते हैं या इन्फेक्शन करवाते हैं बैक्टीरिया सेल पे, तो ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है ये उसको इस सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो जब इनका बैक्टीरियल सेल पे या इस ई कोलाई पे संक्रमण होता है तो ये क्या करते हैं, इनका प्रोटीन युक्त आवरण तो बाहर की तरफ रह जाता है, जबकि इन फेग का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि डीएनए होता है वो इस बैक्टीरियल सेल में चला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सेल होती है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है और प्रोटीन युक्त आवरण बाहर रह चुके हैं, इनको वेरिंग ब्लेंडर या अपकेंद्रण करवाया जाता है, जिससे इनमें गुणन की क्रिया होती है। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि गुणन क्या होता है। गुणन वो होता है जिसमें जो बैक्टीरियल सेल में जो जितने भी कंटेंट्स होते हैं या इसमें जितना भी पार्ट्स होते हैं वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर लेते हैं या अपनी संख्या में इंक्रीज कर लेते हैं। तो जब इसको वेरिंग ब्लेंडर के अंदर गुणन करवाते हैं या इसका अपकेंद्रण करवाते हैं इस संक्रमित कोशिका का, इन्फेक्शन के बाद में इस बैक्टीरियल सेल में ये कंप्लीट फेग पार्टिकल्स अपनी संख्या में गुणन कर लेते हैं।
और इससे 2 प्रकार की प्रोजेनी प्राप्त होती है। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में यहाँ बताया था कि 2 रेडियो एक्टिव युक्त संवर्धन माध्यम में 2 फेग का कल्चर करवाया या संवर्धन करवाया। संवर्धन के बाद में ये जो फेग प्राप्त हुए इनका इन्फेक्शन इस बैक्टीरियल सेल पे करवाते हैं। जब बैक्टीरियल सेल में इसका इन्फेक्शन करवाते हैं उसके बाद में इसको वेरिंग ब्लेंडर की हेल्प से या अपकेंद्रण के माध्यम से इसे घुमाया जाता है, जिससे ये जो फेग पार्टिकल्स होते हैं या फेग के कण होते हैं ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं और इस सेल में ये जो फेग के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी संख्या में ग्रोथ करने के बाद में जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तब ये सेल फट जाती है और फटने के बाद में ये जो फेग पार्टिकल्स हैं वो बाहर एनवायरनमेंट में मुक्त हो जाते हैं। ये जो फेग पार्टिकल्स होते हैं ये एनवायरनमेंट में जब मुक्त होते हैं तब किसी अदर सेल को या अदर बैक्टीरियल सेल को ये इन्फेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसके अंदर रिजल्ट क्या देखने को मिले कि इसमें 2 प्रकार की संततियां प्राप्त हुई, जिनमें कुछ के डीएनए P32 युक्त थे और कुछ के डीएनए नॉर्मल थे। तो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ कि कुछ जो फेग पार्टिकल्स थे उनके डीएनए P32 युक्त थे और कुछ फेग पार्टिकल्स के डीएनए नॉर्मल थे। ये नॉर्मल क्यों हुए? क्योंकि ऐसा होना चाहिए था ना कि 2 समस्थानिकों में इन फेग पार्टिकल्स का संवर्धन करवाया था, तो जो संततियां प्राप्त होती है मैं यूँ बोलूँ कि जो फेग पार्टिकल्स प्राप्त होते हैं वो दोनों प्रकार के होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि रिजल्ट ये निकला कि कुछ जो फेग पार्टिकल्स थे उनके डीएनए P32 युक्त थे, जबकि कुछ फेग पार्टिकल्स के डीएनए नॉर्मल थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था कि जो फॉस्फोरस होता है वो डीएनए का घटक होता है और जो सल्फर होता है वो प्रोटीन का घटक होता है। जब इन्फेक्शन होता है तब सिर्फ आनुवांशिकी पदार्थ ही बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है, जबकि प्रोटीन युक्त कैप्सूल वाला भाग कोशिका के बाहर की तरफ रह जाता है। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ आनुवांशिकी पदार्थ ही बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है और वो P32 युक्त था। इसलिए रिजल्ट ये मिला कि फेग पार्टिकल्स कुछ तो P32 युक्त डीएनए युक्त था और कुछ के डीएनए नॉर्मल थे। और इससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवांशिकी पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। अब जो मैं शुरू करूँगी वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगी। थैंक यू।